डी.एड के एकेडमी एक फ्री एजुकेशनल चैनल है जिसका उद्देश्य ऐसे लोगों की सहायता करना है जिनके पास समय या संसाधनों की कमी है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ऐसे छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना चाहते हैं जहां सभी लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, सशक्त बने और जीवन में आगे बढ़कर समाज को और बेहतर बना सकें। यही हमारी इस राष्ट्र देवता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डी.एड.के एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर डी.एड.के एकेडमी। और आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे MPPSC 50 मोस्ट IMP MCQs और ये है पार्ट 4 यानी कि चौथा वीडियो। ये जो हमारा वीडियो होगा 100% एक्यूरेसी का होगा, यानी कि इसके अंदर जो फैक्ट्स आपको बताएंगे उनको बहुत ही बारीकी से हमने जांचा है, उसके बाद ही हम आपको बता रहे हैं, यानी कि एरर लेस होगा, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं होगा। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा जो है, जो बहुत ही नज़दीक हमारे लिए है, उसके लिए ये जो पूरी सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथियों, इस सीरीज़ को यदि 2 से 3 बार देख लिया तो आप 90 से 95% मध्य प्रदेश यानी MP से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एक एक वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें ताकि आपको वो सारे फैक्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। लगभग हम 500 से 800 करीब फैक्ट्स को इस पूरी सीरीज के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ की बात कर लें तो डी.एड.के एकेडमी के द्वारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा चुकी है और 11 दिसंबर से स्टार्ट है, यानी कि आज जब ये वीडियो आपको मिलेगा उस ये एक टेस्ट हो चुका होगा। लेकिन इसमें हमने चेंज ये किया है अभी कि आप ये टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। 11 सितंबर के बाद से स्टार्ट है तो ये सीरीज कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी टेस्ट कभी भी दे सकते हैं। लेकिन जो अगला टेस्ट होगा वो आएगा 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अगला टेस्ट आएगा और उसके बाद वो हमेशा अवेलेबल रहेगा MPPSC प्री परीक्षा तक और कभी भी आप दे पाएंगे, यानी अब आप टेस्ट सीरीज को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर हमने 10 हाई क्वालिटी टेस्ट को रखा है जिसकी फीस यदि आप टेस्ट वाइज करना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ पर टेस्ट है, या एक साथ पूरा लेना चाहते हैं तो 399 रुपीज़ फुल टेस्ट का इसका चार्ज है। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ों में मेहनत करने की आवश्यकता है, कौन सी चीज़ों में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है और कौन सा पक्ष आपका मजबूत है, कौन सा पक्ष आपका कमज़ोर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है डी.एड.के एकेडमी का, तो ज़रूर आप इसे ज्वाइन करें। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट DKMPPSC.com इस पर जाएं। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। आज का जो पहला प्रश्न है उसमें यह है कि अपलक किसकी रचना है। अपलक एक महत्वपूर्ण रचना है और ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता था। इसका सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। और ये बालकृष्ण शर्मा नवीन ही ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और मध्य प्रदेश के भी शाजापुर ज़िले से ये संबंध रखते हैं। इनका जन्म शाजापुर ज़िले में हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट कवि हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो इनकी रचना है अपलक। साथ में हरिशंकर परसाई जो हैं वो भी मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड हैं और इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ था। शरद जोशी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड हैं, जैसे से रिलेटेड हैं और व्यंग रचनाकार हैं शरद जोशी। बात करें किस राष्ट्रीय उद्यान में रेप्टाइल पार्क है, तो रेप्टाइल पार्क जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। रेप्टाइल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्क है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि शामिल है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर भी, तो उसी के अंदर है रेप्टाइल पार्क। बात करते हैं, अगला प्रश्न है रालामंडल क्या है, तो रालामंडल एक अभ्यारण्य है। रालामंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या अभ्यारण्य है जो कि इंदौर के अंदर है। रालामंडल जो है इंदौर में है और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ये अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश में जट्रोफा बायोफ्यूल संयंत्र कहाँ लगाया गया है, तो जट्रोफा जो होता है ये रतन जोत होता है और रतन जोत के जो बीज होते हैं उससे बायोफ्यूल बनता है जो कि प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, ऐसा डीजल बनता है। और इसका जो संयंत्र मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया है मंडला के अंदर, ये भारत का पहला ऐसा बायोफ्यूल संयंत्र है जो मध्य प्रदेश के अंदर लगाया गया, तो ये मंडला के अंदर लगाया गया है।
बात करते हैं अगले की, तो मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी वो 1934 में स्थापित की गई थी, और 1934 में जावरा रतलाम के अंदर ये चीनी मिल जो थी पहली स्थापित की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में कितने जिले एनआरईजीए मतलब नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम जो है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, उसके अंतर्गत आते हैं। तो मध्य प्रदेश के सभी जिले नरेगा के अंतर्गत आते हैं और भारत के भी सभी जिले इसके अंदर शामिल कर लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, थापा क्या है? थापा एक थापा जाति भी होती है जो आपने नाम सुना होगा, नेपालियों में खासकर ये होती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करें। तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है ये। और थापा जो है एक लोक चित्रकला है, लोक चित्रकला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और निमाड़ की ये लोक चित्रकला है। और इसमें क्या करते हैं, जो घरों की दीवारें होती है, दीवारों को विभिन्न रंगों से उसके अंदर सजाया जाता है और उन पर चित्र विभिन्न प्रकार के बनाए जाते हैं। तो ये है थापा जो है लोक चित्रकला निमाड़ की। बात करें खेरागढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेरागढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, और खेरागढ़ जो है संगीत विश्वविद्यालय के लिए फेमस है, और खेरागढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर है। और यहाँ पर इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय है। इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय जो है ये इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। ये वहाँ के जो खेरागढ़ रियासत थी उसके तत्कालीन जो राजा थे वीर बहादुर सिंह जी, उनकी पुत्री थी, उनके नाम पर ये इंदिरा संगीत विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो एक इम्पॉर्टेंट ये है और बहुत फेमस है संगीत के लिए। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, या मध्य प्रदेश का प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ, जहाँ रत्न यानी कि जो रत्न होते हैं उनका परिष्करण किया जाता है, तो ये स्थापित किया गया है जबलपुर के अंदर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये IIM पे प्रश्न है और ये पूछा गया है परीक्षाओं के अंदर, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप देख लें। मध्य प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण जो केंद्र है वो है महू इंदौर के अंदर। महू इंदौर के पास में एक छोटा सा कस्बा टाइप शहर है, और ये है इंदौर के पास में महू, जहाँ पर है सशस्त्र पुलिस का प्रशिक्षण केंद्र। पुस्तक पीस ऑफ माइंड के लेखक कौन है? तो पुस्तक पीस ऑफ माइंड के लेखिका हैं उमा भारती। अशोक के शिलालेख किस जिले में मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो अशोक के शिलालेख मिलते हैं वो दतिया में मिलता है, और जो शिलालेख दतिया में मिलता है उसका नाम है गुर्जरा या गुर्जरी, गुर्जरा के नाम से ज़्यादा फेमस है। तो ये जो शिलालेख मिला है अशोक का शिलालेख दतिया जिले में मिला है। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है उसको पानगुराड़ी अभिलेख कहते हैं। मध्य प्रदेश में सीहोर के अंदर, माफ़ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में दतिया भी है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीहोर में पानगुराड़ी अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख है दतिया के अंदर। बात करें अगले प्रश्न की, तो स्वतंत्रता के पूर्व इंदौर में किस रियासत का शासन था? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो इंदौर था, इंदौर के अंदर होलकर राजवंश का शासन हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है। मराठाओं का शासन जो था वो महाराष्ट्र में, और सिंधियाओं का शासन ग्वालियर में हुआ करता था, और होलकर का शासन था इंदौर के अंदर। सन 2008 में सिंगरौली जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था? तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सिंगरौली जिला है इसका जो विभाजन किया गया था सीधी जिले से इसको अलग किया गया था, और सीधी जिले से अलग करके सिंगरौली जिला बनाया गया। सिंगरौली जो है वो बहुत फेमस है, अपने जो ताप विद्युत केंद्र है, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, उसके लिए बहुत ही फेमस है, और मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी इसे कहते हैं। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट IMP, लेकिन इसके ऊपर कंफ्यूजन भी कई है। बहुत सारी पुस्तकों में अलग अलग इसका दिया है। अधिकतर जो पुस्तकें दी हैं उसके अंदर 14 जिलों का नाम दिया है कि 14 जिलों के अंदर ये गुजरती हैं। अब उन 14 जिलों के नाम हम देखते हैं। तो सबसे पहला है रतलाम, रतलाम से होकर गुजरती है। फिर उज्जैन, उज्जैन से होकर गुजरती है, रतलाम उज्जैन। तीसरा है आगर मालवा, पहले शाजापुर से होकर गुजरती थी, लेकिन अब शाजापुर से अलग हो गया आगर मालवा, तो आगर मालवा से होकर गुजरती है। चौथा है राजगढ़, सीहोर, भोपाल, रायसेन, इन जिलों से होकर गुजरती है। साथ में विदिशा, सागर, दमोह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि कन्फ्यूज़न आपका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा इससे। कटनी,
जबलपुर, उमरिया और शहडोल। शहडोल ये ज़िले हैं जिनसे होकर के गुजरती है। तो ये 14 ज़िले हैं, लेकिन अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये शहडोल के अलावा एक और ज़िला है जो शहडोल से ही अलग होकर बनाया गया है, अनूपपुर, उसको भी क्रॉस करती है। शहडोल के अलावा अनूपपुर को, यानी कुल 15 जिलों से क्रॉस करती है, लेकिन यहाँ मैं आंसर आपको 14 ही दूंगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पुरानी बुक्स हैं और जो मध्य प्रदेश के अंदर अभी भी जो बैठे हुए हैं हमारे महान एमपीपीएससी वाले, वो इसको 14 ही मानेंगे उनने अपनी बुक्स में, क्योंकि वो जहाँ से क्वेश्चन उठा के आते लेके आते हैं उनका स्टैंडर्ड नहीं कि जो फैक्ट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन फिर भी ये जनरल नॉलेज की बात है, और ये मैंने खुद गूगल मैप पे बहुत अच्छे से चेक किया है एक एक ज़िले की लोकेशंस को, कोऑर्डिनेशंस को, उसके बाद में पूरे सहमत होने के बाद, पूरी तरह से जांचने परखने के बाद ही आपसे कह रहा हूँ ये 15 जिलों से होकर गुजरती है, लेकिन आप इसे 14 ही माने। क्या कर सकते हैं हम। जाना पावा की पहाड़ी महू किस नदी का उद्गम स्थल है। तो जाना पावा की जो महू में अंदर है जाना पावा की पहाड़ी, वो है चंबल नदी का उद्गम स्थल है, यानी चंबल नदी वहाँ से उद्गमित होती है। नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से, क्षिप्रा नदी जो काकरी बरडी पहाड़ी से, और ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। बात करते हैं अगले की। तो 17वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी लगभग 47.6%, बहुत बड़ा एरिया है, लगभग आधा एरिया जो मध्य प्रदेश का, उस पर काली मिट्टी पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए आदर्श होती है। तो लाल पीली जो मिट्टी होती है वो धान की फसल के लिए आदर्श होती है, कपास के लिए काली मिट्टी, और ज्वार के लिए मिश्रित मिट्टी जो होती है वो आदर्श होती है, और जबकि धान के लिए जो होती है काली मिट्टी आदर्श होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि किस जिले के अंदर है। तो मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक शुद्ध कृषित भूमि जो है उज्जैन जिले के अंदर है। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी जो थी वो उज्जैन थी, पहली राजधानी जो थी मगध के अंदर थी ही पाटलिपुत्र, उसके अलावा जो दूसरी राजधानी थी वो उज्जैन थी। अगले प्रश्न की बात करें तो मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है। तो मंदसौर प्रशस्ति एक स्तंभ लेख है जिससे सूचना मिलती है दशपुर। दसपुर मंदसौर का पुराना नाम है, तो इसकी सूचना मिलती है मंदसौर प्रशस्ति। और ये मंदसौर प्रशस्ति जो है यशोवर्मन का एक लेख है, यशोवर्मन राजा का लेख है, जिसने हुणों पर विजय प्राप्त की थी, उसके संबंध में इसको बताया गया है। 15 अगस्त 2003 को अशोकनगर जिले का गठन किस जिले का विभाजन करके किया गया था। तो अशोकनगर जिले का जो गठन किया गया था वो गुना जिले से विभाजित होकर अशोकनगर बनाया गया था। बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बुंदेलखंड पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वो सिद्ध बाबा चोटी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में पूछी गई है। किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति सर्वाधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो जो मिट्टी जिसकी उर्वरा शक्ति सबसे अधिक होती है वो जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये नदियों के द्वारा बहाई जाती है, बहाकर लाई जाती है, इसलिए हर बार ये नई बन जाती है, और इस पर उपजाऊ मिट्टी है उसकी पकड़ चढ़ जाती है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी जो होती है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। अगले प्रश्न की बात करें तो मध्य प्रदेश में न्यूनतम शुद्ध कृषित भूमि किस जिले के अंदर है। मतलब सबसे कम शुद्ध कृषित भूमि जो है मंदसौर के जो है मंडला जिले के अंदर है। मध्य प्रदेश के अंदर मंडला जिला है जहां सबसे कम कृषित भूमि है। बात करें मध्य प्रदेश में गांजा का उत्पादन किस जिले में होता है। तो मध्य प्रदेश में जो गांजा का उत्पादन होता है वो एकमात्र जिला है खंडवा जिले के अंदर गांजा का उत्पादन होता है, और खंडवा जिले को ही गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। खंडवा जिले का निकनेम जो कहा जाए तो वो है गंजेड़ियों का स्वर्ग। मध्य प्रदेश में एकमात्र ऋतु वेधशाला कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ऋतु वेधशाला है वो इंदौर के अंदर है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है। तो स्थानीय भाषा में मध्य प्रदेश के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसे कहते हैं उनाला या यूनाला। इसे ग्रीष्म ऋतु मावठा जो कहते हैं। वर्षा के बाद बारिश जो होती है उसके बाद जो बारिश होती है, जो लौटता हुआ मानसून जो होता है उसे मावठ कहते हैं। लगभग नवंबर दिसंबर के माह में जो बारिश होती है चौमासा वर्षा ऋतु को कहा जाता है, और सियाला जो कहा जाता है वो शीत ऋतु को कहा जाता है। तो ये स्थानीय नाम है। तो यूनाला जो कहते हैं ग्रीष्म ऋतु गर्मी को कहते हैं।
बात करें अगले प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत उत्पादन कहाँ किया गया था? तो ये मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे पहले विद्युत उत्पादन हुआ था 1905 में हुआ था, और ये भाप स्टीम की टरबाइन लगा के उत्पादन हुआ था, और ये हुआ था ग्वालियर के अंदर। पेंच ताप विद्युत गृह जो है किस जिले के अंदर है? तो पेंच ताप विद्युत गृह जो है मध्य प्रदेश और उसकी महाराष्ट्र की बाउंड्री पर है, और ये छिंदवाड़ा जिले के अंदर है। कादंबरी किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है कादंबरी, और ये जो रचना है बाण भट्ट साहब की रचना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति रहे हैं बाण भट्ट। हर्ष के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन या हर्ष के, और हर्षचरित इनकी पुस्तक का नाम, एक और इनकी फेमस पुस्तक है हर्षचरित, वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और बाण भट्ट की पुस्तक है कादंबरी। और ये एक बेसिकली विश्व का पहला उपन्यास भी से आप कह सकते हैं, विश्व का पहला उपन्यास इसे माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखा गया, लगभग 6वीं 7वीं शताब्दी के अंदर ये लिखा गया था, और इम्पोर्टेंट है। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो अभिज्ञान शकुंतलम रचना है कालिदास जी की, और कालिदास जी की जितनी भी रचना है सभी इंपॉर्टेंट है। कालिदास जी संस्कृत भाषा के एक बहुत बड़े नाटककार रहे हैं, इनकी काफ़ी सारी जो रचना है बहुत फेमस है, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, मालविकाग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है, और इस तरह से लगभग इनकी जो जितनी भी रचनाएं हैं उनके आखिरी में माँ जरूर आता है, इसको आप थोड़ा सा इससे ध्यान रख सकते हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं। बात करें अगले प्रश्न की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मतलब मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? जो भाषा होती है उसका छोटा रूप होती है बोली, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो बुंदेलखंडी बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा भी बोली जाती है, गोंडी भी बोली जाती है, मालवी भी बोली जाती है, लेकिन बुंदेलखंडी जो है सर्वाधिक लोग बोलते हैं। चित्रावण किस अंचल की लोक चित्रकला है? चित्रावण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक चित्रकला है, और ये मालवा की बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक चित्रकला है। मालवा में घरों के अंदर आंगन वगैरह को सजाने के लिए चित्रावण बनाए जाते हैं। खम्बा बाबा कहाँ स्थित है? तो खम्बा बाबा जो स्थित है वो विदिशा के अंदर स्थित है, और खम्बा बाबा ये कहा जाता है जो हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस ने जो गरुड़ स्तंभ बेस नगर विदिशा के अंदर जो गरुड़ स्तंभ भागवत धर्म का प्रतीक जो बनाया था, उसी को अब खम्बा बाबा के नाम से जानते हैं, और ये विदिशा के अंदर है। भिलाला किस जनजाति की उपजाति है? तो भिलाला जो है भील जनजाति की ही एक उपजाति है। और भीलों का जो एक पर्व होता है बहुत ज़्यादा फेमस है भगोरिया, जो कि इम्पोर्टेंट है, भीलों का पर्व है। बात करें अगली, तो भुईदार किस जनजाति की उपजाति है? तो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये जितनी भी जनजातियां हैं, जनजातियों से संबंधित जो भी प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे जाते हैं। तो जो भुईदार है ये भारिया जनजाति की उपजाति है। बात करें बीना ताप विद्युत गृह किस जिले के अंदर है? तो बीना ताप विद्युत गृह जो है सागर जिले के अंदर है। बीना जो पड़ता है सागर में पड़ता है, तो सागर जिले के अंदर है। महावीर चरित किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावीर चरित किसकी रचना है? तो महावीर चरित जो है वो भवभूति की रचना है, और ये भी एक महान कवि उपन्यासकार रहे हैं। भवभूति महोदय जो थे 7वीं शताब्दी में लगभग इनका समय काल है, और संस्कृत के उपन्यासकार रहे हैं। विक्रमोर्वशीयम किसकी रचना है? तो एक और इम्पॉर्टेंट रचना हम फिर पढ़ रहे हैं, और ये विक्रमोर्वशीयम है, ये भी कालिदास जी की ही एक और रचना है। अगले की बात करें तो अगला है थापा किस अंचल की लोक चित्रकला है? थापा की बात हम पहले भी कर चुके हैं। थापा एक लोक चित्रकला है, और ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोक चित्रकला है निमाड़ क्षेत्र की। निमाड़ जो पड़ता है वो खंडवा और खरगोन जो होता है उस क्षेत्र को कहते हैं निमाड़, और पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ भी नाम है इनके, खंडवा खरगोन के। तो खंडवा और खरगोन को संयुक्त रूप से निमाड़ कहा जाता है। तो थापा इसी क्षेत्र की, और साथ में बड़वानी भी इसी के अंतर्गत आता है, निमाड़ में ही। बात करें जॉर्ज केसल भवन कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज केसल भवन या जॉर्ज केसल कोठी या जॉर्ज केसल किला, तीनों नाम से इसे जाना जाता है, और ये शिवपुरी के अंदर है। शिवपुरी में भी जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर ये पड़ता है। और ये जो जॉर्ज केसल है, इसका नाम जॉर्ज केसल इसलिए पड़ा क्योंकि 1911 में जब भारत में जॉर्ज केसल जो इंग्लैंड के सम्राट थे, वो जब उनका आगमन हुआ था तो वो शिकार करने के लिए आने वाले थे मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश में उनके लिए ये रातों रात ये किला बनवाया गया था। बहुत कम समय में इसको तैयार करवा दिया गया था जॉर्ज केसल, क्योंकि वहाँ रुकने की उनकी व्यवस्था नहीं थी। इसलिए सिंधिया महाराजा ने
इसको बनवाया था ग्वालियर के सिंधिया महाराजा ने, तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद कोइंसिडेंस ऐसा रहा कि उससे यहाँ पहुँचे और उससे पहले ही उन्होंने शिकार कर लिया, तो ये फिर ये इस भवन में कभी भी वो पहुँच ही नहीं पाए, जा ही नहीं पाए, उससे पहले ही वापस लौट गए रास्ते से ही। तो जॉर्ज केसल कोठी जो है सबसे ऊंची जगह पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी के अंदर। बात करें 43वें प्रश्न की, तो नागरची किस जनजाति की एक उपजाति है? तो जो नागरची है वो इंपॉर्टेंट है और ये गोंड जनजाति की उपजाति है। दंडामी किस जनजाति की उपजाति है? तो दंडामी जो है वो माड़िया जनजाति की उपजाति है। अगले प्रश्न की बात करें तो शाजापुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो शाजापुर जो है पार्वती नदी के तट पर स्थित है। पार्वती जो आष्टा सीहोर के पास से निकलती है और ये है ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी चंबल नदी की, जो कोटा राजस्थान में जाके चंबल से मिल जाती है। भोपाल को जिला कब बनाया गया? देखिए इंपॉर्टेंट है, भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की शुरू से ही रहा, लेकिन वो जिला नहीं था और ये तहसील हुआ करती थी सीहोर जिले की। सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। इसको जिला बनाया गया 26 नवंबर 1972, जब इसके साथ एक और जिला बनाया गया था राजनांदगांव भी इसी 26 नवंबर 1972 को जिला बनाया गया था। और ये राजनांदगांव जो है छत्तीसगढ़ के अंदर पड़ता है और उससे पहले भोपाल तहसील हुआ करती थी और राजधानी भी हुआ करती थी। चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंबल संभाग का मुख्यालय जो है वो ग्वालियर में स्थित है। और बैराग्य शतक किसकी रचना? बैराग्य शतक एक इम्पॉर्टेंट रचना है, इसके अंदर काफ़ी शानदार दोहे वगैरह हैं, जो है भृतहरि की रचना। भृतहरि जो उज्जैन में भृतहरि की गुफाएं भी हैं और उन्हीं की रचना है बैराग्य शतक। बात करते हैं अंतिम दो प्रश्नों की, तो 49वां प्रश्न है विंध्याचल ताप परियोजना कहाँ स्थित है? तो विंध्याचल ताप परियोजना जो है सिंगरौली के अंदर स्थित है और ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है या ताप विद्युत केंद्र है सिंगरौली के अंदर, बेढ़न के अंदर सिंगरौली में भी, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। देश में ये 5 बड़े राज्यों दादर नगर हवेली तक जाकर ये इसकी यहाँ से जो बिजली उत्पादित होती है उस वहाँ जाती है और एनटीपीसी के द्वारा इसका रखरखाव और इसका संचालन किया जाता है। कोहबर किस अंचल की लोक चित्रकला है? कोहबर एक इम्पॉर्टेंट लोक चित्रकला है जो कि बघेल खंड की, जो पूरी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है बघेल खंड, वहाँ की लोक चित्रकला है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। यदि आपको ये पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करें, साथ में शेयर करें और इस पर कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि आपको वाकई में ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। साथ में हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसके बारे में भी आप इसी वीडियोस के ऊपर कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी और कैसा अनुभव आपका रहा इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में, यदि आपने इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया है तो। साथ में आप हमारे और वीडियोज़ को यहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोस प्राप्त कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में यहाँ और हमारे दूसरे वीडियोस के लिंक और मैं वीडियोस दे रहा हूँ, तो आप इनको ज़रूर देखें क्योंकि ये जो सारी पूरी की पूरी सीरीज़ है ये MPPSC को ही फोकस करके बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में मध्य प्रदेश की जो दूसरी परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आज की बात हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।